हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की एग्रीकल्चर बायो के बारे में, जिसमें अपना लेसन चल रहा था 8वां अध्याय 8 हमारा जीवों का वर्गीकरण। और ये हमारे इस लेसन का, इस अध्याय का चौथा पार्ट है और मैं भी ये हमारा लास्ट पार्ट हो सकता है सर अध्याय का। ठीक है, तो जिसमें अपन कुछ नियमों के बारे में पढ़ रहे थे, जीवों के वर्गीकरण के, नामकरण के कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम, जिसमें वर्गीकरण की इकाइयाँ और उसके बाद प्रारूप विधि के बारे में पढ़ा था। आज अपन तीसरा जो नियम है, जिसे प्राथमिकता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो सिद्धांत है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तीसरा प्राथमिकता का सिद्धांत क्या होता है, देखिए। प्राथमिकता का सिद्धांत क्या कहता है? प्राथमिकता का सिद्धांत कहता है कि एक ही पादप के जो अलग अलग नामों में वर्णन किया गया हो। एक ही पौधा एक ही है, लेकिन एक वैज्ञानिक उसको अलग नाम से वर्णित कर रहा है, दूसरा वैज्ञानिक उसको अलग नाम से वर्णन कर रहा है। तो प्राथमिकता का सिद्धांत यही कहता है कि जिसने सबसे पहले वर्णन किया वही मान्य होगा। ठीक है, जिस नाम से उसका सर्वप्रथम वर्णन हुआ है उसी को मान्य माना जाएगा, मान्य होगा। ये कहा जाता है किसमें? प्राथमिकता के सिद्धांत में। इस सिद्धांत के अनुसार यदि एक ही पादप का दो अलग अलग नामों से वर्णन किया गया है तो वर्णन किया गया है तो जिस नाम से उसका वर्णन उसका सर्वप्रथम वर्णन होता है वही नाम मान्य होगा। वही नाम मान्य होगा। वही नाम मान्य होगा। वही नाम हमेशा मान्य होगा। ठीक है, तो ये तो प्राथमिकता का नियम, तो सिद्धांत तो बहुत इजी था, समझ आ गया। वांशिक नामों का संरक्षण, अगला नियम है वांशिक नामों का संरक्षण। दो चौथा है वांशिक नामों का संरक्षण। देखिए, कुछ ऐसे नाम होते हैं, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो काफी लंबे समय से प्रयोग में किए जा रहे हैं, जो बहुत टाइम पहले से क्या कर रहे हैं, प्रयोग में ले रहे हैं। उन्हें प्राचीनतम नहीं होते हुए भी क्या होता है कि एक मत से मान लिया गया है, अर्थात लोग उनको मान चुके हैं, क्योंकि पुराने समय से वो नाम, उनके कुछ पौधों के नाम ऐसे होते हैं जो पुराने समय से लिए जा रहे हैं, लेकिन लोग एक मत होकर क्या उनको प्राचीनतम मान लिया, बाकी वो उतने पुराने नहीं हैं। ठीक है, ये प्राथमिकता के सिद्धांत की सीमा होती है। ये प्राथमिकता के सिद्धांत की सीमा होती है। कैसे? प्राथमिकता का सिद्धांत कहता है एक पौधे का दो अलग अलग नामों से वर्णन किया जाता है, तो जिसका वर्णन सबसे पहले होता है, ठीक है, वो मान्य होता है। ठीक है, लेकिन वांशिक नामों की संरक्षण का सिद्धांत, प्राथमिकता के सिद्धांत की सीमा कैसे है? सीमा इस तरीके से है कि प्राचीन समय से जो नाम प्रयोग में आ रहा है,
ठीक है, उसको एक मत होते हुए, अब वो प्राचीन नहीं है, वो प्राचीन नहीं है, लेकिन अब पुराने समय से काम में लिया जा रहा है और एक उसी को अभी क्या हो रहा है काम में, अभी वैज्ञानिक ने उसको बताया है, उसके बारे में बताया है। एक प्राचीन समय से काम में लिया जा रहा है, लेकिन प्राचीन समय में किसी ने उसका वर्णन नहीं किया, इस समय उसका वर्णन किया है। तो पुराने वाला जो पहला नाम था उसको छोड़ दिया जाता है और अभी जो वर्णन करके दिया गया उसको मान्य किया जाता है। जबकि प्राथमिकता का सिद्धांत कहता है कि दो अलग अलग नामों से वर्णन करने पर जिस नाम से पहले वर्णन हुआ उसको मान्य किया जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे नाम जो काफी लंबे समय से प्रयोग में आ रहे हैं तथा प्राचीनतम नहीं होते हुए भी प्राचीनतम मान लिए, प्राचीनतम नहीं होते हुए भी एक मत से, सबने मिलकर एक मत से प्राचीनतम मान लिए हैं, प्राचीनतम मान लिए हैं। ठीक है, अगला है, ये खास बात, इंपोर्टेंट बात तो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, यह सिद्धांत कौन सा, यह वाला वांशिक सिद्धांत, वांशिक नामों का संरक्षण का सिद्धांत, यह सिद्धांत प्राथमिकता के सिद्धांत की सीमा है। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है लैटिन भाषा का निकारण। पांचवें नियम कहता है, सिद्धांत कहता है, लैटिन भाषा का निकारण। देखिए, इस नियम के अनुसार 1 जनवरी 1955 से 55 के बाद से किसी भी नए वर्गीय वर्ग का वर्णन बिना लैटिन अनुवाद के मान्य नहीं होगा। अर्थात 1 जनवरी 1955 से पहले तो क्या होता है कि लोग जिस भी देश में रहते थे, जो भी चीज खोते थे, उसको अपनी भाषा में क्या कर लेते, अनुवाद करके लेके आ जाते थे, अपनी भाषा में लिख के लेके आ जाते थे। फिर वो लैटिन भाषा में अनुवाद जो जहाँ जमा करवाते थे, जहाँ बताते थे, वो करते थे। लेकिन 1 जनवरी 1955 के बाद जो लैटिन भाषा का निकारण नामक नियम निकला, उसके अनुसार आपको जो भी खोज हुई है उसको आपको लैटिन भाषा में अनुवाद करके ही जमा करवाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक, इस नियम के अनुसार 1 जनवरी 1955 से किसी नए वर्गीय वर्ग इस नियम के अनुसार 1 जनवरी 1955 से किसी नए वर्गीय वर्ग का
वर्ग का वर्णन बिना लैटिन अनुवाद के मान्य नहीं होगा, अर्थात लैटिन अनुवाद खुद करना जरूरी है। फिर है अगला और आखिरी नियम है, सिद्धांत है, जो कहता है कि लेखक नाम उद्धरण के बारे में बताता है। लेखक का नाम उद्धरण किस पर क्या कहता है? ये कहता है, ये बताता है हमें क्या कि लेखक का नाम जो भी चीज खोज की है, खोजे की, ठीक है, उसका खोज करने के बाद उसे लेखक का नाम उसे पीछे लिखा हुआ होता है। या वर्ग की खोज की है तो उसका उस वर्ग के नाम के पीछे शॉर्ट में लेखक का नाम लिखा होता है। लेखक नाम उद्धरण, लेखक नाम उद्धरण का नियम क्या कहता है? किसी भी स्तर के वर्गीय वर्ग के नाम के साथ लेखक का नाम होना अनिवार्य है। लेखक का नाम होना अनिवार्य है। किसी भी स्तर के वर्गीय वर्ग, किसी भी स्तर के वर्गीय वर्ग के साथ लेखक का नाम होना अनिवार्य है, अनिवार्य है, ठीक है। जैसे लीलियसी कुल, ठीक है, उसकी खोज माइकल एचिंसन ने की थी। किसने की थी? माइकल एडिसन ने की थी। तो जब लीलियसी वर्ग का नाम लिखते हैं तो ऐसे लीलियसी वर्ग के पीछे एडम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एडम्स। अर्थात जो लीलियसी कुल है उसकी खोज किसने की थी? एडम्स ने, माइकल एडम्स ने की थी। इसी तरह जो लीलियम कुल की खोज किसने की थी? कैरोलस लीनियस ने की थी। तो लीलियम कुल की खोज कैरोलस लीनियस ने की थी। तो जब लीलियम कुल लिखते हैं तो पीछे क्या लिखते हैं? लिन नाम लिखते हैं। इस प्रकार से हमें पता चलता है कि इस वर्गीय वर्ग की खोज एडम्स ने की थी और इसने लिन ने की थी, कैरोलस लीनियस ने की थी, ठीक है। फिर एक आखिरी अब नियम बचा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो नामकरण के नियम हो गए। अब कुछ एक ऐसे भी नाम लेके आ जाते हैं जो मान्य नहीं होते, ठीक है, जो इन नियमों की पालना नहीं करते हैं। कौन कौन से नाम ऐसे हैं जिनको अपन अस्वीकार कर सकते हैं? कमेटी वाले अस्वीकार कर सकते हैं। तो पहले स्क्रीनशॉट लें। देखिए, नाम अस्वीकृति का अगला है हमारा और आखिरी टॉपिक, नाम अस्वीकृतिकरण। इस नाम को अस्वीकार करने का कुछ नियम है, वो पढ़ेंगे अपन। अब अस्वीकृतिकरण के कुछ नियम भी हैं। देखिए, पहला नियम क्या कहता है कि अपन किसी नाम को केवल इसलिए अस्वीकृत या परिवर्तित या रूपांतरित नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता कि वह अच्छी तरीके से चयनित नहीं है या सहमति योग्य नहीं है, या अन्य नाम से इसका अच्छी तरह से जाना जाता है। अगर कोई नाम लेके आया है, कमेटी वाले बैठे हैं, ठीक है,
तो वो इसको बदलने का, अस्वीकृत करने का सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते कि उनको अच्छा नहीं लगा नाम, ठीक है, उनको अच्छा नहीं लगा है नाम, तो वो इस तरीके से अस्वीकृत नहीं कर सकते कि आपसी सहमति नहीं है इसलिए छोड़ो, नहीं। तो देखिए, कोई भी नाम केवल इसलिए अस्वीकृत नहीं कर सकते कि वह नहीं किया जाना चाहिए, कि यह अच्छी तरह चयनित नहीं है या अच्छी तरह चयनित नहीं है या आपसी सहमति नहीं है, ऐसे किसी नाम को अपन अस्वीकृत नहीं कर सकते। ये पहली चीज, क्या पहली चीज। दूसरा चीज कहता है केवल अवैध नाम ही अस्वीकृत हो सकते हैं। अवैध नाम जो वैध नहीं हो, जो नियमों के अनुसार नहीं हो, ठीक है, केवल अवैध नाम ही अस्वीकृत हो सकते हैं, अस्वीकृत हो सकते हैं, अवैध नाम ही अस्वीकृत हो सकते हैं। कोई भी नाम अवैध तब कहलाएगा, कोई भी नाम अवैध तब कहलाएगा जब अब अवैध नाम को अस्वीकृत कर सकते हैं, केवल अवैध नाम को ही अस्वीकृत कर सकते हैं, लेकिन अवैध नाम कब होगा, नाम में क्या कमियां हो तब वो अवैध माना जाएगा। तो पहली कमी है कि नामकरण पद्धति के अनुसार किसी पादप का, किसी वर्ग का एक से अधिक नाम, ठीक है, एक नाम पहले आ चुका है, उसके बाद दूसरा नाम आए तो दूसरे नाम को अपन क्या कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं, ठीक है। पहला अवैध अस्वीकृत करने का कारण हो सकता है कि नामकरण पद्धति के अनुसार एक से अधिक नाम, ये प्राथमिकता के सिद्धांत की पुष्टि करता है, ठीक है। प्राथमिकता का सिद्धांत, जैसे अब ये नियम क्या कहना चाहता है, नामकरण पद्धति के अनुसार दो नाम आए और दोनों ही सही है, प्रत्येक नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन जो पहले आ गया उसको तो क्या करेंगे, रखेंगे, और दूसरे को क्या करेंगे, अस्वीकृत कर देंगे, ठीक है। यदि बाद का नाम होमोनिम हो, यदि बाद का नाम होमोनिम हो तो अपन क्या कर सकते हैं उसको, यदि बाद का नाम होमोनिम हो, ठीक है। होमोनिम हो मतलब क्या होता है, अगर बाद का नाम होमोनिम हो तो अपन उसको अस्वीकृत कर सकते हैं। बाद का नाम होमोनिम होने का मतलब क्या है, होमोनिम होने का मतलब यदि एक ही नाम को दो विभिन्न जातियों के लिए प्रयोग में किया जाता है तो उसे होमोनिम कहते हैं। होमोनिम किसे कहते हैं, यदि एक ही नाम को दो विभिन्न जातियों के लिए, तो विभिन्न जातियों के लिए प्रयोग में लिया
क्या कहते हैं अपन, होमोनीम कहते हैं, होमोनीम कहते हैं, होमोनीम कहते हैं, होमोनीम कहते हैं। तीसरा है जब नामकरण निर्दिष्ट धाराओं के अनुरूप ना हो, अर्थात पहला तो होमोनीम हो तब अपन क्या कर सकते हैं, उसको खारिज कर सकते हैं। नाम पद्धति के अनुसार होने, एक से अधिक नाम होने पर तब अपन उसको खारिज कर सकते हैं। तीसरा, खारिज या अस्वीकृत करने का कारण क्या हो सकता है, नामकरण की निर्दिष्ट धाराओं के अनुसार ही ना, नियमों के अनुसार उसका नामकरण ना हो। नामकरण की निर्दिष्ट धाराओं के अनुसार नाम ना हो, जो नाम रखा है वो नियमों के अनुसार ना हो तो अपन तो अस्वीकृत, ये तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक अस्वीकृत करने योग्य हो, क्या, देखिए अगला नियम कहता है अगर वंश का नाम अस्वीकृत करने योग्य हो तो अपन अस्वीकृत कर सकते हैं। ठीक है, अगर वंश का नाम अस्वीकृत करने योग्य हो, अस्वीकृत करने योग्य हो। ठीक है, यदि जाति नाम ऐसे, यदि जाति का नाम ऐसे कार्य में प्रकाशित हुआ है जिसमें पूर्व रूप से द्विनाम पद्धति का, यदि जाति का जो नाम है वो ऐसे कार्य में प्रकाशित हुआ है, इस प्रकार से प्रकाशित हुआ है जिसमें द्विनाम पद्धति का अनुसरण नहीं किया गया है। ठीक है, द्विनाम पद्धति का अनुसरण नहीं किया गया, यदि जाति का नाम ऐसे कार्य में प्रकाशित हुआ है जिसका जो द्विनाम पद्धति का अनुसरण नहीं करती, जो द्विनाम पद्धति का अनुसरण नहीं करती है, द्विनाम पद्धति का अनुसरण यदि वह टोटोनीम हो, अगर टोटोनीम हो तो भी अस्वीकृत कर सकते हैं। टोटोनीम क्या होता है, जब किसी नाम का जो नाम रखा गया उसमें वंश नाम की पुनरावृत्ति हो, बार बार बस वंश का नाम, दो नाम रखे होते, एक वंश का और एक जाति का, दोनों में वंश का नाम ही है। ठीक है, यदि वह टोटोनीम अर्थात वंशिक नामों की पुनरावृत्ति हो, उसे टोटोनीम कहते हैं। ये तो अस्वीकृत करने के कारण हो गए। फिर है अपना तीसरा नियम, पहला, दूसरा और तीसरा नियम अपन पढ़ते हैं। तीसरा नियम क्या होता है, तीसरा नियम कहता है टैक्सोन के जिस नाम से कई अर्थ निकलते हो, और कई अर्थ निकलेंगे, जिस नाम से कई सारे अर्थ निकलते हैं तो उससे तो क्या भ्रम पैदा होगा। ठीक है, कंफ्यूजन पैदा होगी। टैक्सोन के जिस नाम से कई अर्थ निकलते हैं और उसका प्रयोग करने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, स्थायी भ्रम का स्रोत बन जाता है, तो उसे अपन छोड़ देना चाहिए, उसे ऐसे नाम को छोड़ देना चाहिए। टैक्सोन के जिस नाम से, जिस नाम के
कई अर्थ निकलते हैं तथा जिसके प्रयोग से स्थायी क्रम का स्रोत बनता है तो इसे नाम को इस नाम को छोड़ देना चाहिए। नाम को छोड़ देना चाहिए जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। स्क्रीनशॉट ले आप इसका। अगला देखिए, 3 अस्वीकृत नाम को अस्वीकार करने के 3 नियम तो हो गए हमारे। अगला नियम देखिए, अगला नियम क्या कहता है टैक्सॉन का। अगला नियम कहता है कि टैक्सॉन के ऐसे नाम को तो अपन को त्याग देना चाहिए, बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए, जिसका संश्लेषण जो 2 अलग अलग तत्वों से बनाया गया है, जो 2 अलग अलग तत्वों से बनाया गया है, जिसका संश्लेषण तो अलग अलग तत्वों से बनाया गया है। ठीक है, अलग अलग तत्वों से बनाया गया है और इन दोनों तत्वों में से एक का नाम भी संतोषप्रद रूप से चयन नहीं किया जा सकता। 14 नियम, टैक्सॉन के ऐसे नाम को छोड़ देना चाहिए। टैक्सॉन के ऐसे नाम को छोड़ देना चाहिए जो 2 अलग अलग तत्वों के से संश्लेषित किया गया हो तथा एक भी नाम संतोषप्रद रूप से चयन नहीं किया जा सकता। संतोषप्रद रूप से एक का भी नाम का चयन नहीं किया जा सकता। 2 अलग अलग तत्वों से उसका नाम बनाया गया है, ठीक है, और एक का भी संतोषप्रद रूप से उसका चयन नहीं किया। कुछ असंवैधानिक नामों को अस्वीकृत कर देना चाहिए। 5वां नियम कहता है असंवैधानिक नामों को अस्वीकृत कर देना चाहिए। असंवैधानिक नामों को अस्वीकृत कर देना चाहिए। अगर वो असंवैधानिक नाम अगर कैसे होंगे, क्या उनमें बात होगी तब वो असंवैधानिक होंगे। पहले वे शब्द के उद्देश्य को पूर्ण न कर रहे हो, वे शब्द जो नाम के उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे हो। पहला तो वे शब्द जो नाम के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर रहे हो उसको छोड़ देना चाहिए, अस्वीकृत कर देना चाहिए। जो शब्द नाम के उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे उसको लेकर अपन क्या करेंगे। दूसरा है आकारिकीय तकनीकी शब्दों के समान हो, जो तकनीकी शब्दों आकार के तकनीकी शब्दों के समान हो, जो जिस नाम से उसका आकार पता चल रहा है वैसे शब्दों को अस्वीकृत। जो आकारिकी
तकनीकी शब्दों के सम्मान, आकारिकी तकनीकी शब्दों के सम्मान हो। वे जाति के नाम से मिलते हो। ऐसे नाम जैसे किसी का जाति लिलियसिकुल, जिस किसी की जाति का नाम है कुछ और उस पौधे का नाम क्या है या जंतु का नाम उसकी जाति के नाम से मिलता है, उसको छोड़ देना चाहिए। जो जाति के नाम से मिलता हो उस शब्द को, उस नाम को अस्वीकृत कर देना चाहिए। दो भिन्न भिन्न हाइफन वाले शब्द हो, दो भिन्न भिन्न हाइफन वाले शब्द हो, अगर दो भिन्न भिन्न हाइफन वाले शब्द हो तो उसे भी अस्वीकृत कर देना चाहिए। दो भिन्न भिन्न हाइफन वाले शब्द हो, दो भिन्न भिन्न हाइफन वाले शब्द हो तो उनको छोड़ देना चाहिए। ठीक है। फिर है अवैधानिक नाम, जातीय नाम या विशेषण अस्वीकृत कर देने चाहिए। अगला नियम कहता है छठा, अवैधानिक नाम, अवैधानिक जातीय नाम या विशेषण, जातीय नाम या विशेषण अस्वीकृत कर देने चाहिए, अस्वीकृत कर देने चाहिए। यदि यदि अवैधानिक नामों को अस्वीकृत कर देना चाहिए यदि यदि अब अवैधानिक कैसे होंगे उसके लिए कुछ कारण, कुछ खासियतें होंगी जिनके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, उनको अवैधानिक घोषित कर सकते हैं। वही चीज पहली तो जो नाम के उद्देश्य का, वे शब्द जो नाम के उद्देश्य को पूरा नहीं करते हो उसे अपन को क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। केवल सामान्य विशेषण हो, केवल सामान्य विशेषण हो तथा केवल विस्तृत विवरण का उपयोग किए गए हो। ठीक है। अवैधानिक कैसे हो सकते, केवल सामान्य विशेषण हो, केवल सामान्य विशेषण हो कि हाँ भाई इसके दो कान हैं, इस जीव के 10 शाखाएं होती हैं इसलिए इसको 10 शाखा नाम रख दें, 10 शाखा नाम रख दें। नहीं, सामान्य विशेषता है 10 शाखा होती है, और किसी पौधे में भी तो 10 शाखा हो सकती है, तो उस आधार पर उसका नाम नहीं रखा जा सकता। तो केवल सामान्य विशेषण हो या केवल विस्तृत विवरण के लिए प्रयोग किए गए, केवल सामान्य विशेषण हो या केवल विस्तृत वर्णन के लिए उपयोग में हो तो उसको अपन अवैधानिक घोषित कर देते हैं। अगर वे वांशिक नाम की केवल पुनरावृत्ति करते हो, अगर वे वांशिक नाम की केवल पुनरावृत्ति करते हैं, अगर वे केवल वांशिक नाम की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, केवल पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे नाम वांशिक और जाति नाम दोनों सेम ही हो, सिर्फ पुनरावृत्ति होती है, उनका कुछ अलग अलग अर्थ निकलता है तो ठीक है, अलग अलग अर्थ निकलता है तो ठीक है, उसको मान्य कर सकते हैं। लेकिन बस नाम की पुनरावृत्ति हो रहा है, दोनों में कुछ अंतर तो है ही नहीं, ठीक है, तो वो अस्वीकार कर सकते हैं। वो ऐसे प्रकाशन में जो नाम, ये नाम जो भी है अवैधानिक, उसको ऐसे मान सकते हैं जो ऐसे प्रकाशन में प्रकाशित हुआ जो द्विनाम पद्धति का पूर्णतः पालन नहीं करता है, जो ऐसे प्रकाशन में प्रकाशित
हुआ है जो पूर्णतया द्विनाम पद्धति का पालन नहीं करता, उसको अपन अवैधानिक घोषित कर सकते हैं। पालन नहीं करता हो उसको अपन अवैधानिक घोषित कर सकते हैं। ये अस्वीकार करने के कुछ कारण हैं। किसको अस्वीकार करने के? ये नाम को अस्वीकार करने के कारण, क्योंकि नाम के स्वीकार करने के अपन ने कारण भी पढ़े, अस्वीकार करने के कारण भी पढ़े हैं। अस्वीकार करने के कारण में देखिए एक बार फिर से, क्यों, एक लास्ट नोट लिख लेते हैं अपन इसमें। एक परिपाटी है जिसे क्यू बुलेटिन कहते हैं, क्यू बुलेटिन कहते हैं, जो हमें नाम लिखना, जातीय और उपजातीय सबका नाम लिखने का एक नियम बनाती है। ठीक है, नियम बनाती है और उस नियमों के अनुसार हमें क्या करना पड़ता है? नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, नोट क्यू बुलेटिन, क्यू बुलेटिन, क्यू बुलेटिन में सभी जातीय व उप जातीय या अधो जातीय, उपजातीय या अधो जातीय विशेषणों को छोटे अक्षरों में लिखे जाने की परिपाटी है, लिखे जाने की परिपाटी है। लिखे जाने की क्या है? ये एक परिपाटी है, छोटे अक्षरों में लिखे जाने की परिपाटी है क्यूमुलेटिव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अस्वीकार करने के कुछ नियम हमने पढ़े हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक बार अपन इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। पहला, अस्वीकार करने का कारण यह है कि केवल अपन किसी नाम को इसलिए अस्वीकार नहीं कर सकते कि भाई हमारी सहमति नहीं है, हमें अच्छा ही नहीं लगा ये नाम, इसलिए आप उस नाम को अस्वीकार नहीं कर सकते। केवल अवैध नाम को अस्वीकार कर सकते हैं, केवल अवैध नाम को अस्वीकार कर सकते हैं। अर्थात अवैध नाम कैसे होंगे? अवैध नाम कैसे होंगे? क्या कारण हो, क्या उनमें खासियत हो जिससे वो अवैध कहलाते हैं? तो पहला तो वांशिक नामों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं वांशिक नामों की पुनरावृत्ति हो। ठीक है, अगर नामकरण पद्धति के अनुसार दो नाम दिए गए हैं, दोनों नाम नामकरण पद्धति के प्रत्येक नियम का पालन करते हैं, लेकिन दूसरे नाम को फिर अपन अस्वीकार कर सकते हैं। जो पहले आएगा वही पहले आएगा। ठीक है, अगला है नामकरण जो निर्दिष्ट धाराओं के अनुरूप नहीं हो, नियमों के अनुसार नहीं हो। ठीक है, फिर टैक्सोन अगला आता है हमारा। टैक्सोन के जिस नाम से अगर कई अर्थ निकलते हैं, एक ऐसा कोई नाम है जिससे क्या होता है, कई सारे अर्थ निकलते हैं उसका प्रयोग से। ठीक है, और उसके प्रयोग अगर फिर उस नाम का प्रयोग अपन करते हैं तो उससे एक स्थायी स्रोत बन जाता है भ्रम का, डाउट का। ठीक है, कंफ्यूजन का एक स्थायी स्रोत बन जाता है, तो उसे अपन को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अब किसी टैक्सोन का नाम अगर संश्लेषित किया है, दो अलग अलग तत्वों से संश्लेषित किया गया है। ठीक है, और एक का भी चयन संतोषप्रद रूप से नहीं किया जा सकता, तो उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, फिर अवैधानिक वांशिक नामों को अस्वीकार कर देना चाहिए। जो संवैधानिक वांशिक नाम होते हैं, वांशिक नाम रखे जाते हैं, उनको अस्वीकार कर देना चाहिए। अगर उनमें क्या हो, वांशिक नामों की पुनरावृत्ति हो। ठीक है, जो शब्द दे रहे हैं, नाम का जो शब्द दे रहे हैं, वो नाम का उद्देश्य ही पूरा नहीं कर रहे हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। ठीक है,
आकारी की तकनीक का प्रयोग कर रहा है ऐसे तो छोड़ देना चाहिए, उनको अस्वीकार कर देना चाहिए। जाति नाम से ही बनते हैं, ठीक है, नाम से मिलते हैं, वे जाति के नाम से, वंश का नाम जाति के नाम से ही अगर मिलता जुलता है तो उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी कुछ बातें हुई इस लेसन पर जीवों का वर्गीकरण पर। स्क्रीनशॉट ले पहले आप इसका। आठवां अध्याय आज हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब अपन पढ़ेंगे आने वाली क्लास में एक नया अध्याय, 9वां अध्याय जो हमारा शायद होगा, ठीक है, जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीवों और वर्गों के बारे में अपन पढ़ेंगे, वर्गीकरण का आगे लेकर चलेंगे। उसके बाद पौधों का वर्गीकरण जो भी आपके कोर्स में होगा, जीवों और पौधों का वर्गीकरण वो अपन पढ़ेंगे, अलग अलग जीवों के बारे में अपन पढ़ेंगे, उनकी खासियत के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी हमने पढ़ा है वो आज आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। घर में रहिए, सेफ रहिए, मास्क का प्रयोग करिए, अनावश्यक रूप से बाहर ना जाइए, खुद का और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।